हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। आज हम शुरुआत करते हैं गणित की इससे वास्तविक संख्याओं से। तो इसके पूर्व कक्षाओं में हमने संख्या के बारे में पढ़े हैं ना? कौन कौन संख्या है? जैसे प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 माने गिनती की जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं। फिर क्या पढ़े? पूर्णांक, सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक जैसे ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं पूर्णांक। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं, माने ये जितनी संख्याएं हमने अभी पढ़ा प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों का मिश्रण जो था वो हो गया परिमेय संख्याएं। जैसे ऋण 3 ऋण 5 2 0 या 2/4 3/5 ऋण 3/5 ऐसी संख्याएं हो गई परिमेय संख्याएं। फिर हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं, जैसे वर्गमूल वाली संख्याएं √2 √3 √5 √6 पॉइंट वाले 1.314 है ना, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी प्रकार की संख्याएं हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं या जितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, माने जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं हों वो हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखो इधर ये लिखे ना, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर के संख्या बनाई वास्तविक संख्या। अब इनके गुण तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक हो गया और दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब ध्यान रखना ये जो दोनों प्रक्रिया हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में से हम HCF ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समाप्त वर्तक। दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसकी सहायता से हम संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समाप्त वर्तक तथा LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समाप्त वर्त ज्ञात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप करते आ रहे हैं। अब हम पहली चीज़ पढ़ रहे हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसमें क्या होता है? लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। बार बार जब विभाजन करके हर जो शेष फल है शून्य हो जाए, माने तब तक भाग की प्रक्रिया करें जब तक कि शेष फल शून्य ना आ जाए। इस तरह की प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया या प्रमेय का है। इस प्रमेय का उपयोग HCF या महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करने में किया जाता है, हमने पहले भी बताया। ठीक है, अब देखो हम एक उदाहरण से समझते हैं, अभी यह पूरा नहीं है। 28 और 6 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 28 जो बड़ा है तो हमारा ये हो जाएगा भाजक, 6 भाज, इससे भाग देना है तो 6 का भाग देंगे 28 से तो 6 चौको 24, तो ये 24 हुआ। तो 4 लिख दिए कोसेंट, यहाँ 24, 4 शेष बचा। अब ये भाग यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। कब समाप्त होगा? जब हमारा R शून्य हो जाएगा। तो अभी हम इसको आप पढ़े हैं, लिखे भी हैं कि भागफल बराबर वो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष फल होता है। फार्मूला पढ़े हैं ना? क्या पढ़े थे? भाजक बराबर भाज्य गुणे कोसेंट को क्या कहते हैं? भाजक भाज्य भागफल, ये हो गया भागफल और धन शेष फल, यही पढ़े थे ना? भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष फल। जैसे इसमें 6 भाज्य हो गया, सॉरी हाँ 28 आपका क्या हो गया? भाजक हो गया। ये देखिए तो भाज्य 6 हो गया तो 6 चौको 24 4 28 ये आया ना। तो इसी को अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाजक जो है उसको A लिखते हैं, भाज्य को हम B लिखते हैं, भागफल को Q या इंग्लिश में इसको कोशेंट कहते हैं,
कोसेंट यानी क्यू लिखते हैं, प्लस आर, आर का मतलब होगा रिमाइंडर या शेषफल। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे। हिंदी में पहले पढ़ते थे, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। उसी को अब हम अपनी इसमें लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ 0 इज लेस आर इक्वल टू आर और आर इज लेस देन बी। आर हमेशा किससे छोटा होगा? बी से छोटा होगा। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ए और बी, अब इसको परिभाषित कर रहे हैं। ए और बी के किसी भी दिए गए सेट के लिए क्यू और आर अद्वितीय हैं, या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर होते हैं जिससे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो अब इससे संबंधित हम सवाल हल करेंगे। सवाल हल करके दिखाते हैं। एक यूक्लिड विभाजन से दो संख्याओं का HCF, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। हमने दो संख्या ले लिया, 455 और 42, इनका HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन के लिए आप जानते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए माने सबसे बड़ा वाला, बी माने उससे जो छोटा है। तो बड़ा है 455, तो 455 को ए की जगह लिखेंगे, बराबर अब 42 से इसको भाग देंगे। तो 42 से जब भाग देंगे, भाग दे करके इसको हम लिखेंगे। तो आप अलग से भाग भी कर सकते हैं। अलग से भाग कैसे करेंगे? जैसे ये मान लो 455 है, इसको 42 से भाग देंगे, तो 42 से कम 42, 5 में 2 गया 3, ये 35 बचा। अब भाग नहीं जाएगा तो 0 बार गया। तो इस तरह से 42 10 बार गया, तो कोसेंट माने 42 हो गया आपका बी, ये 42 हो गया, आप ये 42 हो गया आपका बी। क्यू की जगह आपका 10 हो गया, क्यू की जगह ये 10 हो जाएगा। 10 धन रिमाइंडर कितना आया? 35, तो धन 35, यानी आर शून्य नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक करेंगे हल जब तक कि हमारा आर रिमाइंडर या भागफल से वो रिमाइंडर या शेषफल शून्य न हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ अब ये जो 42 हमारा 35 से बड़ा, हमने कहा ना कि जो बी होगा वो आर से बड़ा होगा। तो अब ये 42 हमारा सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ी संख्या हो गई ये यहाँ आ गई, फिर ये 35 यहाँ आ गया। अब 35 से भाग देंगे 42 को 35 से, तो 35 से कम 35, अब 7 बचा शेषफल। तब भी अभी आर 0 नहीं है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा 35 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 पंचे 35 हुआ। अब शेषफल कुछ नहीं बचा, माने 0 बचा, तो आर 0 हो गया। मतलब ये हमारा 7 जो है ये 455 और 42 का HCF हुआ। इसी तरह भी इसको अधूरा छोड़े थे जो हम 28 और 6 का HCF ज्ञात करने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। वही प्रक्रिया करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। ए हमारा सबसे बड़ा नंबर इसमें 28 है, तो 28 ए की जगह आएगा, फिर 6 आएगा। अब 6 से भाग देंगे 28 को, तो 6 चौको 24, अब 4 शेष बचा, धन 4, तो आर 0 नहीं है, यानी आगे और हम बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है, तो 6 यहाँ ले लेंगे, बराबर ये शेषफल वाली संख्या 4 यहाँ आएगी। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 एकम 4, अब शेष कितना बचा? 2 बचा, माने आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी और हमको करने की जरूरत है काम इसमें। अब हमारी संख्या 4 यहाँ है, तो 4 को यहाँ लिखेंगे, बराबर रिमाइंडर ये हमारा 2 था, तो 2। अब 2 को 4 से भाग दी, कितनी बार गए? 2 दूने 4, शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं बचा, 0, माने आर यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। इसका मतलब 28 और 6 का जो HCF है वो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरह अब आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है, HCF ज्ञात करना है। 128 और 144 का HCF आप ज्ञात करोगे, और 60 और 132 का HCF इसी मेथड से हल करके आप मेरे व्हाट्सएप में भेजोगे। ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, कोई सब कुछ समझ में ना आएगा तो फिर से बताएंगे, तो हम फिर से इसको आप लोगों को समझाएंगे। अब जो मेन चीज़ थी, अब इसी से एक रिलेटेड जो दूसरा है उसका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसको सुनोगे आप लोग, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो इसमें ये करने की बात नहीं है, ये जो है
जैसे यूक्लिड विभाजन बार बार विभाजन की प्रक्रिया थी, जब तक कि हमारा शेष वो जो है रिमाइंडर शेषफल शून्य ना हो जाए। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ा है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में हम लिख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी अद्वितीय होगा। इसको उदाहरण से भी बताएंगे भी कि क्रम क्या है, तो इसको व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका मतलब आप लोग समझे अद्वितीय का। जैसे इसको अभी हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे मान लो आपको 20 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 को अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे 20 तो 2 दाहम 20, फिर 2 से हुआ 2 पंचे 10, 5 एकम। तो इसका क्रम से यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, या इसको 2 की घाते 2 गुणे 5। अब ये इस क्रम में भी इसका मान 2 दूनी 4 पंचे 20 आएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2, तब भी इसका मान वही आएगा, अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्रम बदल देने से भी, देखो ध्यान से, हमको 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण, तो 2 दाहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो इसका यदि क्रम से लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, या 2 की घाते 2 गुणे 5 लिखेंगे। पर इसको एकदम दूसरे इसके अपोजिट क्रम में भी लिखेंगे तब भी इसका गुणनफल कितना आएगा, 20 ही आएगा। जैसे 5 गुणे 2 गुणे 2, तब भी ये इसका मान जो होगा ये अद्वितीय होता है। तो इसका जो तात्पर्य है, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना भी अद्वितीय होता है। तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। अब हम आधारभूत प्रमेय का जो है उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो जब हम किसी भी पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM जो ज्ञात करते हैं, तो इसको हम इस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है, का प्रयोग करके ज्ञात किया
जाता है। ठीक है ना। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। अब हमको ज्ञात करना है, मान लो हम ले लें एक उदाहरण 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किस विधि से? अब HCF हम यूक्लिड विभाजन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय माने गुणनखंड विधि। इसी को हम क्या कहते हैं? इस विधि को आधार है ना, इस विधि को अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है। तो अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। इसका हल 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3 है ना। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो 6 बराबर इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 कैठो हैं 1 है, और 3 कैठो हैं 1 है, लेकिन यहाँ 2 कैठो हैं 2 हैं, और 5 कितना है? 1 है। ठीक है ना। तो अब हम यदि HCF ज्ञात करते हैं तो HCF इसका कितना होगा? HCF ऑफ 6 and 20। तो इसमें क्या होगा? HCF के लिए क्या होता है जानते हैं ना? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात के देखें, इसमें 2 और 2 दोनों इसमें कॉमन है, लेकिन 2 की छोटी घात कितनी है? 1। तो 6 और 20 का जो, या कि यहाँ से देख लो, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है सिर्फ 2। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ दूसरा 2 है, तो यहाँ दूसरा नहीं, यहाँ 5। तो इसलिए इसमें उभयनिष्ठ क्या हुआ? 2। तो HCF 6 और 20 का कितना हुआ? 2 हुआ। लेकिन यदि इसी का हमको LCM ज्ञात करना है 6 and 20 का, तो LCM के लिए हमको क्या करना पड़ता है? LCM के लिए संख्याओं में संबद्ध जो प्रत्येक अभाज्य है, अभाज्य गुणनखंड की जो है ना सबसे बड़ी घात है, उसका गुणनफल लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? 2 × 2। तो सबसे बड़ी घात हो गई 2 × 2, फिर 3 भी है और 5 भी है। तो कितना होगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो LCM कितना हो गया? LCM हो गया 60 और HCF हो गया 2। समझ में आया? LCM का मतलब जैसे इसमें 1 ही 2 है, इसमें 2 ठो 2 है, तो 2 ठो है ना सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमने ले लिया 2 × 2। फिर इसमें कॉमन से मतलब नहीं है, फिर इसमें क्या, ये 2 तो निकल गया, दोनों से मतलब जो सबसे बड़ी घात वो ले लिए, तो 2 निकल गया। अब क्या बचा? 3। तो 3 भी आ गया, फिर क्या बचा? 5। तो 5 भी आ गया। तो इस तरह LCM कितना हो गया? 60। इसका मतलब हम कि यदि HCF होगा तो HCF के लिए इसी को हम लिख लेते हैं। HCF के लिए क्या होगा? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी है ना संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझ लीजिएगा, उभयनिष्ठ शब्द आया, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 है ना।
तो इस तरह से HCF के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। कैसे? अभी देखो इसमें सबसे छोटी घात यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है? 2 है। यहाँ उभयनिष्ठ 2 की घात 1 है, यहाँ उभयनिष्ठ 2 की घात 2 है। तो सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ में कौन सी हो गई? सिर्फ 2 की 1 घात, माने सिर्फ 2। तो इसलिए HCF कितना आ गया? 2। अब LCM के लिए क्या करना है? LCM के लिए संख्याओं से संबद्ध, अब ध्यान रखिएगा, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य, अब यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं आया, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का, की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं, गुणनफल लेते हैं। अब उदाहरण समझो, इसमें 6 में 2 गुणे 3, 1 2 है, 1 3 है। 20 में 2 2 हैं, 1 5 है। तो इसकी 2 की सबसे बड़ी घात क्या हो गई? 2 की घात 2 माने 4। तो पहले हम LCM के लिए क्या लिए? 2 गुणे 2 4 लिए। फिर 3 की 1 घात ही है तो 3 ले लिए। अगर कहीं पर 3 की 2 घात होती तो 2 लेते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 3 की 1 है तो 3 ले लिए। फिर 5 की भी 1 है तो इस तरह से 5 ले लिए। अब इसका गुणा करिए, जितना आया वो इसका LCM हो गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और क्या पढ़ा? दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है लंबी विभाजन प्रक्रिया है। इससे हम 2 संख्याओं या उससे अधिक धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकाल सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का, जैसे 122 124 किसी का भी निकाल लें, तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF ज्ञात करते हैं उस हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से ज्ञात करते हैं। और दूसरा LCM या HCF अंकगणित आधारभूत प्रमेय से भी ज्ञात करते हैं और LCM भी ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से एक ये हुआ। एक चीज़ और हो जाएगा, LCM HCF ज्ञात करने की एक फार्मूला है। जैसे आपको मान लो 2 संख्याएं दी हैं, तो LCM बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इसी तरह यदि HCF निकालना है तो HCF बराबर हो जाएगा वही संख्या। अब जैसे यहाँ देख लो, LCM निकालना है आपको, संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याएं हैं 6 और 20। HCF कितना आया है? 2 आया है। तो 2 3 6, तो बराबर कितना हो गया? 60। माने LCM कितना आ गया? 60 आ गया ना। कैसे? LCM रहा संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन से हमने लिया है? 6 और 20 का क्या ज्ञात करनी है? LCM। तो इस फार्मूले से कैसे ज्ञात करेंगे? हमको यदि HCF ज्ञात है तब ज्ञात करेंगे इस फार्मूले से। तो LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। संख्याएं 6 और 20 हैं तो 6 गुणे 20 बटे HCF 2 आया है। 2 3 6, तो 20 3 60 LCM हो गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर हमको HCF ज्ञात करना है तो इसी तरह यहाँ पर कर लेंगे संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो संख्याओं का गुणनफल वही होगा 6, संख्याएं 6 और 20 हैं तो 6 गुणे 20। LCM हमको फाइंड अगर है तब HCF है, तो LCM हमारा कितना आया था? 60। तो इसको हम काट दें, कितना आया? 2। तो देख लो आप HCF कितना आ गया? 2। तो इस तरह से भी हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली के सवाल हल करें। ठीक है। इसको आप लोग करके वीडियो वो बना करके इसके हल और मुझे भेजेंगे। एक बार इसको और ध्यान से देख लें शुरू से।
ये देखिए इसको अच्छे से, ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को इतना करने के बाद प्रश्नावली के सवाल हल करके भेजना है। अब हम आपको होमवर्क यहाँ भी देते हैं, किसका, इसके लिए होमवर्क। 128 इसी को भी दे देते हैं, 2 में 144 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, दूसरा 60 और 136 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को करके दिखाना है इसको। ठीक है, कल मैं चेक करूँगा। ओके, थैंक यू।